हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड इन टुडेज वीडियो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से, जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700 इन इंग्लिश मीडियम। ये वन शॉट वीडियो है, इसमें मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं इस सब्जेक्ट से विद फ्री पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है एकलव्य स्नातक 1। आपको टेलीग्राम ओपन करके ये सर्च करना है, वहां पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो टॉपिक है मुगल एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन एंड यूनिफिकेशन। सो ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मुगल एम्पायर आप सभी के सामने जो आपको मैप नजर आ रहा है, लगभग इतना वास्ट ये एम्पायर था, पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। ठीक है, सो ये मुगल एम्पायर था। तो लेट्स टॉक क्या है इसके अंदर। सो मुगल एम्पायर विच एग्जिस्टेड इन साउथ एशिया फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी टू द मिड 19th सेंचुरी। तो जो हमारा साउथ एशिया है, ठीक है, अगर ये हमारा इंडिया है, इसके ये सारे एरिया को ही आप साउथ एशिया कह सकते हो। तो ये 16 टू 19 सेंचुरी तक था, एग्जिस्ट करता था। तो इसमें बहुत सारे फेजेस आए, जहां पे इसने अपना एक्सपेंशन भी किया, इसका कंसोलिडेशन भी हुआ, ठीक है, और धीरे 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 इसका डिक्लाइन भी हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये कुछ इसके एम्परर्स हैं, जिसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये कुछ मेन है। अगर आपको इनका नाम याद करना है तो उसकी एक ट्रिक है, भाजसा। ठीक है, BHAJSA। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब। ये मेन एम्परर्स हैं, और आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। आगे बढ़े, एस्टेब्लिशमेंट की अगर अब हम बात करते हैं, सो यहाँ पे सबसे पहले बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी थी। सो द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि डिसेंडेंट थे तैमूर के अपने फादर की साइड से, और चंगेज खान के डिसेंडेंट थे ये अपनी मदर की साइड से। ओके, और इन 1526 बाबर जो है वो डिफीट करता है इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का था, एट द बैटल ऑफ पानीपत एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। सो यहाँ से 1526 में मुगल रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं 1530 टू 1556। तो बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं, ठीक है, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है, बहुत सारे रिबेलियंस, इन्वेजन्स को फेस करा इसने। एंड ही लॉस्ट एंड रीगेन्ड हिज थ्रोन सेवरल टाइम्स। बहुत बारी हारा, बहुत बारी फिर वापस जीता। ठीक है, सो इस तरीके से ये आता है। आगे बढ़े अगर, अकबर 1556 से लेके 1605। सो अकबर, जो कि हुमायूं का ही बेटा है, इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। ये सबसे ज्यादा ग्रेट माना जाता है। उसने एम्पायर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करे उसने, और बहुत सारे अलायंसेस बनाए डिप्लोमेटिक। तो अकबर का जो रेन है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो जाना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथन हुआ, और उसकी जो मतलब पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कितना ज़्यादा वो रिलीजियस टॉलरेंस रखता था। कल्चरल सिंथेसिस के लिए जाना जाता है कि अलग अलग कल्चर के लोगों को इसने एक करा अकबर ने। ठीक है, खासकर हिंदू मुस्लिम जो है उसमें एक करने के ऊपर इसने फोकस करा। अब हम यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे हुआ इसका वो समझते हैं। तो देखिए, जहांगीर 1605 टू 1627। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आता है, जो कंटिन्यू करता है एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंड करने में, अलग अलग जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं उसको लीड करता है। बट फेस चैलेंजेस फ्रॉम रेबल चिफ्टेंस एंड हिज ओन फैमिली, चिफ्टेंस एंड हिज ओन फैमिली, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। बहुत सारे कुछ लोकल रूलर्स थे उनसे, और ख़ासकर अपनी फैमिली में भी बहुत लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और अगर हम आगे बढ़ें, शाहजहां 1628 टू 1658। सो शाहजहां, जो कि बेटा था जहांगीर का, वो जाना जाता है अपने आर्किटेक्चर के लिए, जैसे कि द ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और
उसने वाइल ही एक्सपेंडेड द एम्पायर टेरिटरीज, उसने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया। हिज रेन वॉज मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, उसका लगातार झगड़ा होता था अपने बेटों के साथ, खासकर औरंगजेब के साथ। भाई औरंगजेब के साथ ये बहुत लड़ता था, अपने बेटे के साथ ही इसका झगड़ा चलता रहता था। औरंगजेब 1658 टू 1707, ये शाहजहां का बेटा इतना बेकार था। औरंगजेब ने एक तो देखो एक्सटेंशन तो किया, एक्सपेंड किया मुगल एम्पायर को, बट ये जाना जाता है अपनी पॉलिसीज के लिए, बहुत कट्टर पॉलिसीज, खासकर हिंदूज के अगेंस्ट। तो लगातार चैलेंजेस भी इसने फेस करे, क्योंकि भाई देखो रिलीजियस कंजर्वेटिज्म इसके अंदर बहुत ज़्यादा था, बहुत कंजर्वेटिव था ये। कॉन्फ्लिक्ट इसके होते रहते थे मराठास के साथ में, सिख लोगों के साथ में, राजपूत लोगों के साथ में। तो ये औरंगजेब के बारे में है, ठीक है। लेकिन इसने बहुत मंदिर तोड़वाए थे। फिर आता है यहाँ पे डिक्लाइन का टाइम। मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन का टाइम आया तो क्या था समझते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ द सेंट्रल पावर, तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो होता क्या है कि जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है, क्योंकि जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे समझोगे, लगातार जो है रीजनल पावर्स का इमरजेंस हो रहा था, और रीजनल स्टेट्स जैसे कि द 18th सेंचुरी देखते हैं कि जो बहुत सारे रीजनल पावरफुल स्टेट्स का ओरिजिन, या फिर आप कह सकते हो ये ओरिजिन का पीरियड था, या राइज हो रहा था। जैसे कि मराठास हैं, सिख हैं, नवाब ऑफ बंगाल हैं, जिन्होंने लगातार मुगल्स को बहुत आप कह सकते हो चैलेंज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में एक और रीज़न है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, क्योंकि इसमें क्या है, यूरोपियन पावर्स जो थी, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने फ़ायदा उठाया पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। इसने देखा इंडिया में तो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, सारे के सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में हम फ़ायदा उठाते हैं। इकोनॉमिक वीकनेस, यहाँ पे इसने देखा कि भाई मतलब पहले तो ये आए, इन्होंने ये बोला था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हम व्यापार वगैरह ट्रेड वगैरह करेंगे। धीरे धीरे परमिशन मिलती गई तो इन्होंने इंडिया को समझा कि यार यहाँ तो लोग आपस में ही लड़ते हैं। तो फिर क्या होता है, इन्होंने धीरे 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 इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और एट द एंड मुगल्स को हटा के खुद ये रूल करने लग गए। इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, तो इसमें क्या है, इंडियन सोल्जर्स जो थे, जो सिपाही थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपॉइंटेड थे, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान थे। बहुत सारे ग्रुप्स ने मिलकर ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है एक यहाँ पे रेबेलियन कर दिया था, जिसको 1857 का रेबेलियन भी कहा जाता है, विच इज़ ऑल्सो कोल्ड द सिपॉय म्यूटिनी। इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर सिपाही थे इसमें। और 1857 की इस म्यूटिनी को आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कह सकते हो। और द रिबेलियंस वॉज सप्रेस्ड, ये जो रिबेलियन हुआ इसको दबा दिया गया, बट इट सिग्नल्ड द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। बट यहाँ से पता चल गया कि भाई मुगल एम्पायर अब एंड हो चुका है, और अब जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल पूरी तरीके से आ चुका था, ब्रिटिश क्राउन का रूल 1857 में आ गया था। तो इन शॉर्ट, द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज लेड बाय बाबर, देन एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथन बाय लीडर्स लाइक अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हाउएवर बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए और वीक लीडरशिप की वजह से मुगल एम्पायर जो है वो एट द एंड पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मराठा स्टेट अंडर शिवाजी। तो अब हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली वी हैव शिवाजी इन अवर टॉपिक, और मतलब इन अवर सिलेबस, वरना कहाँ आजकल शिवाजी के बारे में कोई पढ़ाता है, क्योंकि जो इससे पहले का जो स्ट्रक्चर रहा सिलेबस वगैरह का, उसमें इतना इनके बारे में नहीं पढ़ने को मिला। सो यू गाइज आर लकी दैट यू आर गोइंग टू रीड अबाउट शिवाजी। तो सबसे पहले मराठा एम्पायर का मैप समझते हैं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस था भाई, ठीक है। ये मराठा एम्पायर देखो कितना बड़ा था अंडर द शिवाजी। अब इनके बारे में कुछ समझते हैं, इनकी लाइफ के बारे में। तो द एमरजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मराठा लोगों का जो एमरजेंस हुआ अंडर द शिवाजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे इंडियन हिस्ट्री का। आपको नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स वगैरह में, बट यहाँ पे आप पढ़ोगे। शिवाजी भोसले, जिनको कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज, फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन 17th सेंचुरी। तो मेनली मराठा एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो माने जाते हैं शिवाजी भोसले जी, जिनको आप महान छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहते हैं। तो इनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाएं, तो शिवाजी वाज बोर्न इन 1630 इन द भोसले फैमिली इन पुणे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी मिलिट्री की,
एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इनकी अच्छी थी, बहुत यंग एज से ही, ठीक है, और जिससे ये अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बना पाए, इन्हीं स्किल्स की वजह से इनका एम्पायर स्ट्रॉन्ग था। इन 1674 शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एज छत्रपति। 1674 में इन्होंने खुद को छत्रपति घोषित कर दिया ऑफ द मराठा एम्पायर, यानी कि अब सबसे मेन मैं ही हूँ और मराठा स्टेट बन चुका है। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज काफ़ी अच्छी थी, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से इनका जो रूल था वो जाना जाता है भाई बहुत अच्छे काम के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें, शिवाजी ने इम्प्लीमेंट किया था एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देखो, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब है जहां सारी पावर एक बंदे के पास है और किसी के पास भी कोई पावर नहीं है। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे अगर कोई पावर है किसी के पास में तो वो उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उस पावर को बांटा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर शेयरिंग। तो उसने अपने एम्पायर को डिवाइड किया उन्होंने, ठीक है, जिसमें प्रोविंसेस होते थे जिसको स्वराज्य कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट्स होते थे जिनको प्रांतास कहा जाता था, एंड विलेजेस होते थे जिनको ग्राम कहा जाता था। सो हर जगह के पास अपनी कुछ पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ठीक है, यही डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था, शिवाजी ने एक बहुत ही अच्छी मिलिट्री फोर्स बनाई नॉन एज द मराठा आर्मी, जिनको मराठा आर्मी के नाम से जाना जाता है, जो कि मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन और बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती थी। तो ही इंट्रोड्यूस न्यू मिलिट्री टैक्टिक्स। इसमें क्या है भाई, मतलब मराठा एम्पायर में जो शिवाजी थे उन्होंने बहुत नई नई तरीके की टैक्टिक्स जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस करी, वेपन्स इंट्रोड्यूस करे, ट्रेनिंग मेथड्स अलग अलग तरीके के, अपनी आर्मी को इन्होंने ट्रेन करा बहुत अच्छे से। और रेवेन्यू एंड इकोनॉमी की बात करें तो शिवाजी इंप्लीमेंटेड अ रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल विलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो रैयतवाड़ी था। रैयतवाड़ी में क्या होता है, मान लो ये किसान है, ठीक है, और यहाँ पे ये किंग है, तो ये डायरेक्ट किंग जो है वो किसान से जाकर अपना टैक्स कलेक्ट कर लेगा, जो ऑफिसर्स होंगे वो जाएंगे और टैक्स लेकर आ जाएंगे, कोई मीडिएटर नहीं होगा, ठीक है, किसी मीडिएटर का कोई रोल नहीं होगा, डायरेक्ट कलेक्शन होगा, इसी को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। और इससे क्या होता है, शिवाजी ने लगातार ट्रेड कॉमर्स को भी इनकरेज किया, ठीक है, मार्केट टाउन्स वगैरह बनाए मराठा एम्पायर में, और मर्चेंट्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उठाई। तो हर तरीके से इनका एम्पायर बहुत अच्छा था। फोर्टिफिकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शिवाजी ने बहुत सारे किले बनवाए थे, बहुत सारे रोड बनवाए, वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत मजबूत करा इन्होंने, ठीक है, और कुछ फोर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि रायगढ़, प्रतापगढ़ का किला, सिंहगढ़, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोवाइड करते थे, बाहरी कोई भी ऐसे एकदम से आके अटैक नहीं कर सकता था, इन्वेजन्स वगैरह बहुत होते थे उस टाइम पे। इनहेरिटेंस की बात करें तो शिवाजी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, विजनरी लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लेड द फाउंडेशन फॉर द एक्सपेंशन। तो मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि इनकी स्किल्स की वजह से, ठीक है। सो जब उनकी डेथ होती है 1680 में, तो उनके बेटे संभाजी महाराज सक्सीडेड हिम, ठीक है, तो संभाजी ने आगे संभाला एम्पायर और लगातार मराठा एम्पायर की लेगेसी को कंटिन्यू रखा डेक्कन के एरिया में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनालाइज मुगल राजपूत रिलेशंस अंडर द अकबर। तो अकबर के टाइम पे मुगल राजपूत रिलेशंस कैसे थे, आइए समझते हैं। सो देखो, बिफोर द रेन ऑफ अकबर, अकबर के टाइम पीरियड से पहले जो रिलेशंस थे मुगल्स के राजपूत के साथ वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे, टेंशंस बहुत ज़्यादा रहती थी। सो इन्वेडर्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, क्योंकि आपको पता है मुगल थे तो इन्वेडर हमारे इंडियन ओरिजिन के तो नहीं है, तो द मुगल फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरियस इंडियन किंगडम्स इंक्लूडिंग राजपूत। सो लगातार उनको भारत के जो किंग्स थे वो रेजिस्टेंस देते थे अच्छी खासी, और उनमें से एक थे राजपूत, जो कि ये कहते थे कि हम नहीं यहाँ पे आने देंगे मुगल्स को। तो रिलेशन पहले अच्छे नहीं थे। सुलह ए कुल मींस यूनिवर्सल पीस। तो अकबर ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको सुलह ए कुल कहा जाता है, जिसका मीनिंग है पीस विद ऑल। अकबर के टाइम पे ये बात आती है कि सभी के साथ शांति के साथ रहा जाएगा, क्योंकि अकबर का गोल था कि एक हारमोनियस एम्पायर बनाऊं, यानी कि शांति हो मेरे एम्पायर में, जहां लोग अलग अलग रिलीजन्स के एक साथ रहें, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहें, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग साथ में को एग्जिस्ट करें पीसफुली। तो ये पॉलिसी जो है स्पेशली इंपॉर्टेंट थी इन हिज डीलिंग्स विद द राजपूत। सो इस पॉलिसी की वजह से राजपूत के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे।
आगे बढ़ते हैं। मैरिज अलायंस, अब ये इनका दिमाग थोड़ा सा बहुत आगे चला गया। अकबर ट्राइड टू स्ट्रेंथन रिलेशंस विद द राजपूत, अकबर ने राजपूतों के साथ अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए मैट्रिमोनियल टाइज बनाए, भाई कई सारी रानियों के साथ शादी करी। ही मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द फेमस जोधाबाई, जोधाबाई का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनको बाद में मरियम उस जमानी के नाम से भी जाना गया। जोधा अकबर, आपने नाम सुना होगा, मूवी का भी, यहाँ सीरियल वगैरह भी आते हैं जोधा अकबर नाम से। सो ये जोधाबाई कौन थे, राजपूत हैं, वहां पे इन्होंने एक मैट्रिमोनियल टाई बनाया ताकि राजपूत इनके साथ में आ जाएं। ठीक है भाई, शादी करने से तो आप एक संबंधी बन जाओगे, एक दूसरे के रिलेटिव हो जाओगे ना, सो आप लड़ोगे कैसे। तो ये इनका दिमाग था, मैट्रिमोनियल टाइज बनाना। इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन, सो अकबर ने एक ऐसी पॉलिसी अडेप्ट करी जहां पे पॉलिसी ऑफ यूनिफिकेशन, मीन्स सभी को एक करके चलने पे ध्यान देते थे। रीऑर्गेनाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्किल्स ऑफ द राजपूत चीफ्टेंस, मीन्स इसने, अकबर ने क्या करा, जो राजपूत जितने भी जो सरदार होते थे, राजपूत राजा होते थे, राजपूतों के जो मंत्री वगैरह होते थे, उन सभी को अपने यहाँ पर भी जगह दी। ही अपॉइंटेड देम टू हाई रैंकिंग पोजीशंस, हाई हाई रैंक जो होती थी ना, वो इन्होंने राजपूतों को दी अकबर ने। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस भी था भाई, क्योंकि उन्होंने जिजिया टैक्स जो होता था, जो पहले नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, हिंदू जैन पारसी जितने भी लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता था जिजिया का, वो इन्होंने खत्म करा। तो दिस इंक्लूसिव अप्रोच, अकबर की जो अप्रोच है काफी इंक्लूसिव थी, सभी को साथ लेके चलना। इससे क्या है कि काफी राजपूत रूलर इनसे काफी ज्यादा खुश भी हुए कि हाँ यार ये राजा बहुत अच्छा है। पॉलिटिकली स्टेबल था इनके टाइम पे एम्पायर, अकबर की पॉलिसीज जो थी टुवर्ड्स राजपूत, इससे क्या है कि एक स्टेबल एम्पायर, एक यूनाइटेड एम्पायर रहा। राजपूत जो एक टाइम पे राइवल्स हुआ करते थे, बिकेम अलाइज, अब वो अलाइज बन चुके थे, सपोर्टर बन चुके थे अकबर के, मुगल्स के। तो इससे क्या होता है, काफी ज्यादा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथन, मतलब स्ट्रेंथ वो मिलती है कहीं ना कहीं। कल्चरल सिंथेसिस, तो मुगल राजपूत रिलेशंस की वजह से मुगल्स का कल्चर वहां चला गया, राजपूत का कल्चर यहाँ आ गया। सो कहीं ना कहीं अकबर gave a rise to a rich cultural synthesis blending मुगल एंड राजपूत ट्रेडिशंस। आपको मुगल राजपूत ट्रेडिशंस जो है आर्ट में देखने को मिलेंगे, आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे, लिटरेचर में देखने को मिलेंगे, म्यूजिक में देखने को मिलेंगे। ओके, सो अकबर्स पॉलिसीज एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज, जो अकबर की पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज हैं, उससे मुगल राजपूत रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हुए। जो एक टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट था वो कोऑपरेशन में बदल गया। ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया बिटवीन द 16th एंड 17th सेंचुरीज, सो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि 16 to 17 सेंचुरी में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था इंडिया के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, यहाँ पे आप अगर देखोगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे इस टाइम पे, क्योंकि यूरोपियन पावर्स आ रही थी इंडिया में, खासकर पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो आपको अगर देखना है PDEF, आप यहां से याद कर सकते हो, P फॉर पोर्चुगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिशमैन, F फॉर फ्रेंच। तो ये सीक्वेंस, ये क्रोनोलॉजिकल एक मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इस तरीके से ये लोग आए, हर कोई ट्रेड के लिए आया था। ठीक है, सो दीज सेंचुरीज वर मार्क्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द यूरोपियन मैरीटाइम ट्रेड। इसी टाइम पर यूरोप का जो मैरीटाइम ट्रेड है, जो पानी वाला ट्रेड है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंशन उसका हो रहा था, ट्रेड रूट्स नए नए मिल रहे थे। और आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी ट्रेडिंग पोस्ट बना रहे थे जो यूरोपियंस हैं, खासकर कोस्टल एरियाज के ऊपर, सूरत हो गया या फिर मालाबार वगैरह हो गया। यूरोपियन अराइवल, सो द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में आने वाले जो यूरोपियंस हैं वो पोर्चुगीज थे, जो कि 15th सेंचुरी में, लेट 15th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, देन फ्रेंच लोग आते हैं 16th एंड 17th सेंचुरीज में। उन्होंने कई सारी ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह बनाई वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर। सो मैंने आपको बताया कोस्टल एरियाज जो थे, ये मान लो इंडिया है, सो यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे इन लोगों ने ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह बनाई, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडिया एक ट्रेड का सेंटर बन गया कोस्टल एरियाज पे। स्पाइसेस एंड गुड्स, तो इंडिया फेमस है अपने मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए, ब्लैक पेपर, क्लोव, सिनेमन, जो कि बहुत डिमांड थी यूरोप में इन सब चीज़ों की, कच्चे मसालों की। तो यूरोपियन पावर्स ये ट्राई करती थी कि स्पाइस का जो ट्रेड है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो और मेरी मोनोपोली हो। तो
फायदा ज्यादा होगा ना, अगर स्पाइसेस पे कंट्रोल कर लिया आप लोगों ने तो आपका फायदा हो जाएगा। तो ये कंपनियां आपस में भी लड़ती रहती थी। टेक्सटाइल्स, भारत का कपड़ा स्पेशली जो कॉटन और सिल्क, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करते थे इंडियन टेक्सटाइल्स को अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ से ले जाकर दुनिया के अन्य दूसरे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट होता था। तो इंडियन टेक्सटाइल्स वर नोन फॉर, इंडियन टेक्सटाइल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा था और क्राफ्टमैनशिप तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे से कपड़ा वगैरह बनाते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल एम्पायर, तो देखो द मुगल एम्पायर विच रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, आपको पता है मैंने अभी पढ़ाया था, पूरे इंडिया पे लगभग मुगल एम्पायर ने रूल किया था। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, मुगल एम्पायर के टाइम पे ही ये यूरोपियंस आए थे और मुगल एम्पायर ने पूरी इनको छूट दी कि आप ट्रेड करो, आप अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाओ, फोर्ट किले वगैरह बनाओ, ठीक है। सो मुगल रूलर्स ने इनकरेज किया फॉरेन ट्रेड को और प्रोटेक्शन भी दिया इन यूरोपियंस को, ठीक है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब किताब। कल्चरल एक्सचेंज, अब जब ट्रेड वगैरह होने लगा इंडियन एंड यूरोपियंस के बीच में, सो वहाँ का कल्चर इंडिया आने लगा, इंडिया का कल्चर यूरोप जाने लगा 16th सेंचुरी, मतलब 16th और 17th सेंचुरी में। तो इंडियन टेक्सटाइल जो थे, जो यहाँ के कपड़े हैं, यहाँ के मसाले हैं, यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो यूरोपियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, इंडियन माल वहाँ पे जा रहा था। और वाइल इन जो यूरोप की टेक्नोलॉजी है, जो सामान है, जो यूरोप के आइडियाज़ हैं, वो फिर इंडिया में आने लगे थे। तो ट्रेड होता है तो दोनों तरफ से एक्सचेंज होता है, ठीक है। कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन पावर्स, अब मैंने आपको बताया पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, इंग्लिशमैन आए थे, फ्रेंच आए थे, ये सारी इनकी अलग अलग कंपनियां होती थी। अभी आपस में लड़ते रहते थे, इनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, कौन मोनोपोली हासिल करेगा। सो द पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड द फ्रेंच कॉम्पिटिटेड विद ईच अदर, आपस में ही लड़ रहे थे किसका डोमिनेंस होगा, किस एरिया में कौन ज्यादा मजबूती से रहेगा। सो ये इनका आपस का था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मनसबदारी सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। सो लेट्स डिस्कस। मनसबदारी सिस्टम मुगल एम्पायर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिस्टम भी कह सकते हो आप इसे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी फायदे हैं इसके, मिलिट्री आर्मी से रिलेटेड भी फायदे हैं। आइए देखो क्या है। तो इंट्रोड्यूस बाय एम्परर अकबर, अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन द लेट 16th सेंचुरी। एक यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और एक मिलिट्री सिस्टम था, ताकि ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से हो सके, कंट्रोल अच्छे से हो सके, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पर और मिलिट्री फोर्सेस पर। तो आइए समझते हैं क्या है मनसब, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कोई भी पोस्ट या कोई भी रैंक। तो जो भी ऑफिसर होता था उसको मनसबदार कहा जाता था, उसको एक एक असाइन किया जाता था मनसब, विच डिटरमाइन हिज रैंक एंड सैलरी, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा उसकी रैंक होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो मनसब, जितना उसकी रैंक ऊपर उतनी उसकी सैलरी भी ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से होता था। अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ आपको। मनसबदार मीन्स ऑफिसर हो गया। तो मनसबदार के ड्यूअल रोल, दो रोल होते थे यहाँ पे। पहला होता था एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है जितना भी, वो संभालना, टैक्स कलेक्शन करना, गवर्नेंस में काम करना। मीन्स सरकारी कामकाज जितने भी होते हैं जो ऑफिसर करते हैं वो मनसबदार से करवाए जाते थे। देन आर्मी, मीन एक्सपेक्ट किया जाता था इनसे कि ये मेंटेन करेंगे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सोल्जर्स, खासकर जो राइडर होते हैं, घोड़े वाले, घुड़सवार, फॉर द रॉयल सर्विस। मीन्स राजा अगर किसी को मनसबदार बना रहा है तो उससे ये एक्सपेक्ट करता था कि युद्ध के समय, वॉर के समय, जो जितने भी घुड़सवार होंगे, जो जितनी भी आर्मी मुझे चाहिए होगी, वो मनसबदार मुझे देगा। रिक्रूटमेंट वॉज मेरिट बेस्ड, जो इस पे रिक्रूटमेंट होती थी वो आपकी स्किल्स, आपकी लॉयल्टी और जो आपने पास्ट में कोई सर्विसेज करी हैं उसके बेस पर होती थी। प्रमोशन वॉज पॉसिबल, प्रमोशन हो सकता था अगर आपने बैटल बहुत अच्छी लड़ी है, अगर आप लॉयल हो, अगर राजा जो किंग है वो चाहता है तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता था। तो मनसबदार कुड बी डिसमिस्ड, और मनसबदारों को हटाया भी जा सकता था अगर आप लॉयल नहीं हो, आप किंग के अगेंस्ट काम कर रहे हो, या फिर आप लॉज या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको मनसबदार की पोस्ट से हटाया भी जा सकता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ जागीर। अब जो मनसबदार होते थे उनको सैलरी कैश में नहीं मिलती थी,
उनको जागीर दी जाती थी, जिसको आप कह सकते हो लैंड ग्रांट, यानी कि जमीन का टुकड़ा उनको दिया जाता था। ठीक है, कैश पेमेंट नहीं होती थी, उनको टुकड़ा जमीन का दिया जाता था। तो जागीर प्रोवाइडेड रेवेन्यू। अब जागीर जो होगी उस पे आप खेती वगैरह करवा सकते हो, उससे रेवेन्यू मिलेगा। उससे आप मनसबदार जो है जाके वहां पे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। बट उनको सिर्फ जमीन मिल रही है इतना नहीं, उनको वापसी में वो सर्विस भी देनी है, वो सोल्जर्स भी प्रोवाइड करने होंगे। तो दिस सिस्टम इंश्योर्ड लॉयल्टी एंड मिलिट्री रेडीनेस। सो इसका मेन फायदा यही था, मिलिट्री हमेशा रेडी मिलती थी, लॉयल्टी रहती थी, जो ऑफिशियल्स हैं वो लॉयल रहते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। फैसिलिटेटेड बेटर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ओवर वास्ट एरियाज। जैसा कि आपको पता है मुगल एम्पायर बहुत वास्ट था, तो ऐसे में मनसबदारी सिस्टम की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। ठीक है, इनेबल्ड रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, मींस जल्दी से जल्दी अगर सेना को डिप्लॉय करना है तो वो इसकी वजह से हो पाया मिलिट्री ऑपरेशंस में। टैक्स कलेक्शन इजी हो गया, क्योंकि मनसबदार का एक रोल ये भी था टैक्स कलेक्ट करने वाला। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ायदा हुआ, सो फायदे तो थे इसके। ओके, तो ऑल्दो इससे कंट्रीब्यूशन तो मिला मुगल एम्पायर को, सक्सेस भी मिली, स्टेबिलिटी भी रही, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स पीक। बट आप देखोगे कई चैलेंजेस भी थे, कई कॉम्प्लेक्सिटीज भी थी। ठीक है, सो उसका डिक्लाइन जब होता है, इट्स डिक्लाइन रिफ्लेक्टेड द ब्रॉडर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जब मनसबदारी सिस्टम का डिक्लाइन होने लगता है तो कहीं ना कहीं इसी के बाद से जो मुगल एम्पायर है उसका भी डिक्लाइन होने लगा था। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस डेक्कन सूफी लिटरेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ चक्की नामा एंड चरखा नामा। ये बहुत बारी पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है टॉपिक। तो आइए देखो क्या है भाई इसमें। सबसे पहले तो आप समझो कि दक्कन, यानी कि जो आपका दक्कन है, डेक्कन है, ये इंडिया का मैप है, तो ये वाला एरिया आपका डेक्कन का कहलाता है। तो डेक्कन सूफी लिटरेचर रिप्रेजेंट करता है एक रिच ट्रेडिशन को, जहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, और समझाता हूँ आपको, मिडेवल पीरियड में ज़्यादा इसमें जो आपको लिटरेचर देखने को मिलता है। देखो ये जो मैप है ये डेक्कन का मैप है, पूरा जितना हाईलाइट किया हुआ है ना, ये एरिया साउथ का आपका डेक्कन कहलाता है। अब यहाँ पे जो लिटरेचर डेवलप हुआ वो हमें पढ़ना है। टू नोटेबल वर्क्स, दो चीज़ें हैं लिटरेचर की, एक है चक्की नामा, एक है चरखा नामा। दोनों जो है ये सूफी पोएट्स ने लिखे हैं, जो कि सूफियों का नज़रिया क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है अलग अलग चीज़ों पर, वो बताते हैं। जैसे कि लव है, डिवोशन है, स्पिरिचुअल जर्नी है, यूनियन विद गॉड, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर सूफी क्या सोचते हैं वो इसमें बताया गया है। तो देखो चक्की नामा, चक्की नामा एक पोइटिक वर्क है, मींस पोएम की फॉर्म में लिखा हुआ है, रिटन बाय सूफी पोएट मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि एक टाइम पे रूलर भी थे गोलकुंडा के, दक्कन के ही आसपास है ये 16th सेंचुरी में। तो ये जो वर्क है इनका, ये डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है बिटवीन अ डिसिपल, एक चेला, एंड इन स्पिरिचुअल गाइड, यानी कि एक गुरु और चेले के बीच की कम्युनिकेशन, बीच का वो है, ये डायलॉग है। इसमें कई स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछता है चेला जो होता है, डिवाइन लव के बारे में पूछता है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, एनलाइटनमेंट के पाथ पे अगर आप चलते हो क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब पूछा गया है। तो चक्की का मतलब यहाँ पे आपको पता है, ग्राइंडिंग स्टोन को आप चक्की कहते हो, है ना, आटे की चक्की, चक्की वगैरह में जो पीसते हैं। तो ये दुनिया में आप आए हो तो आपको चक्की की तरह बहुत बहुत सारे जगहों पर पीसा भी जाएगा, आपको लाइफ जो है वो पीसेगी भी, लेकिन आपको हार नहीं माननी। इस पिसने से ही आपकी सोल की शेप बनती है, जिससे कि आपका स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन होता है और आप एट द एंड एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हो। मींस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जब तक आप एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं जा पाओगे। बहुत सारे इसमें नरेटिव्स वगैरह बताए हैं चक्की नामा के अंदर, ठीक है, जिससे कि आपको सूफी लोगों की अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि सूफी लोग क्या समझते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, डिवाइन लव के बारे में, और इसके अलावा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। इसके बाद आता है चरखा नामा। चरखा नामा एक और इम्पोर्टेंट वर्क है डेक्कन लिटरेचर में, जो कि एट्रीब्यूटेड टू द सूफी पोएट शेख मोहम्मद मंजन लखनवी, इन्होंने फिर लिखा है। तो लाइक चक्की नामा, चरखा नामा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नरेटिव्स, सिंबल्स वगैरह यूज़ करता है।
सूफियों की टीचिंग्स बताने के लिए कि सूफी लोग क्या समझते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो चरखा, आपको पता है चरखा गोल 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 घूमता है, जिसको चरखे को आप स्पिनिंग व्हील भी कहते हो। तो ये मेनली मेटाफर इसमें यूज किया गया है, सिंबलाइज करता है साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ एक साइकिल है, आना जाना आना जाना आना जाना चलता रहेगा, चाहे वो दुख है सुख है, आप आ रहे हो जीवन में, मर रहे हो, फिर जा रहे हो। तो हमारा जो है स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है, भगवान से हम कैसे मिलते हैं, ये इसके अंदर बताया गया है। कई स्टोरी बताई गई हैं इसमें, कई इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, कई इसके अंदर चरखानामा के अंदर थीम्स हैं, जैसे लव की थीम है, ठीक है, और इसके अलावा डिटैचमेंट के बारे में दिया गया है, वैराग्य वगैरह, ठीक है, कि आपको कैसे इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से वैराग्य रखना चाहिए, डिटैचमेंट रखनी चाहिए, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसे हो सकता है, ये इसमें बताया गया है, जिससे जो रीडर्स इसको पढ़ते हैं उनको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है सूफियों के पाथ की, सूफी लोग किस रास्ते पर चलते हैं, सूफी लोग क्या सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, सूफी लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो पता चलता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, इतना करके जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, और अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।